नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरी इस इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन ने पिछले वीडियो में मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ा था। अपन ने बात की थी मगध के उत्कर्ष की, और मगध के उत्कर्ष में कौन कौन से राजवंशों ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया, और इस दौरान कौन कौन से ऐसे शासक हुए जिन्होंने मगध का विस्तार किया। तो चलिए थोड़ा सा अपन रिकॉल करते हैं। पीछे अपन ने बात की थी मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का योगदान। तो अपन ने पीछे पढ़ा था कि बिंबिसार ने कूटनीति, वैवाहिक संबंध व युद्ध नीति के द्वारा मगध का काफ़ी विस्तार किया। तो इसमें अपन ने बात की थी बिंबिसार के प्रमुख जो वैवाहिक संबंध थे उनके बारे में। अब आगे अपन बात करते हैं। बिंबिसार ने एक राज्य को युद्ध के द्वारा जीत के भी मगध में सम्मिलित किया था, और वो जो राज्य था अंग। अंग के शासक के ब्रह्मदत्त को युद्ध में पराजित किया और बिंबिसार ने मार दिया तथा मगध में अंग का विलय कर दिया। इस प्रकार से बिंबिसार ने अपने शासनकाल के दौरान मगध की राजनीतिक स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ बना दिया। लेकिन बिंबिसार की वृद्धावस्था के समय अपन देखते हैं कि उसका जो बेटा था अजातशत्रु, वह बिंबिसार की हत्या कर देता है और मगध का राज सिंहासन छीन लेता है। तो बिंबिसार के बाद मगध का शासक बनता है अजातशत्रु, और अजातशत्रु का भी मगध के विस्तार में काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं हर्यक वंश के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण शासक अजातशत्रु की। तो हर्यक वंश का दूसरा जो शासक है अजातशत्रु। अब प्राचीन काल के इतिहास की अपन बात करते हैं या मौर्य काल से पहले की अपन बात करते हैं, तो वहाँ तिथियों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। अलग अलग बुक्स में अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पे तिथियों में कुछ चेंज अपने को मिल जाता है, 2-3 साल का फर्क मिल जाता है। और यहाँ तक का जो भारत का इतिहास है उससे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें तिथियाँ न के बराबर मिलती हैं। अगर कहीं पे कोई तिथि ऐसी हो जिससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वो मैं अलग से आपको नोट करवा दूंगा। लेकिन फिर भी अपन देखते हैं विभिन्न जो स्रोत हैं उनकी जानकारी के आधार पे अजातशत्रु का जो शासनकाल निर्धारित किया गया है वो है, कई जो किताबें हैं उनमें 493 BC मिलता है, और कई किताबों में 492 BC से 461 BC। अजातशत्रु भी अपने पिता की भांति एक योग्य शासक था। वह भी मगध के छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं था और मगध का विस्तार करना चाह रहा था। यह भी एक महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए इसने शासक बनने के बाद अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया और मगध का विस्तार करने की योजना इसने बनाई। और उसी योजना के तहत जैसे ही बिंबिसार की मृत्यु हुई तो मगध और कौशल के मध्य काशी को लेकर विवाद हो गया। अजातशत्रु ने काशी को प्राप्त करने के लिए कौशल पे आक्रमण किया, जिसके बाद कौशल और काशी के मध्य कौशल और मगध के मध्य एक संधि हो जाती है, और कौशल का शासक प्रसेनजित अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर देता है, जिससे काशी ग्राम पुनः अजातशत्रु को या मगध को मिल जाता है, और कौशल एक बार पुनः मगध का मित्र राज्य बन जाता है। इस प्रकार से
प्रारंभ में ही कुछ जो परेशानियां थी उनका समाधान अजातशत्रु ने किया और अपनी राजनीतिक स्थिति को पुनः सुदृढ़ करके मगध के विस्तार के लिए वह प्रयास करने लगा। इसके बाद अजातशत्रु ने अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उन पे प्रभाव जमाने का प्रयास किया। अपन ने पीछे बात की थी बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों की, तो ऐसी जानकारी मिलती है कि बिंबिसार का वैशाली जो राज्य है उसके साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था, चेटक की पुत्री चेलना के साथ बिंबिसार ने जो विवाह किया था, उससे बिंबिसार के दो बेटे थे, एक हल और दूसरा बेहल। तो ऐसी जानकारी मिलती है कि बिंबिसार ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र हल और बेहल को बिंबिसार के पास एक हाथी था, बड़ा ही विचित्र हाथी था जिसे सचेनक के नाम से जाना जाता था। यह सचेनक नामक हाथी और एक 18 लड़ियों का बेशकीमती हार था, दोनों अपने पुत्र हल और बेहल को दे दिया। लेकिन जैसे ही बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध का शासक बनता है तो इन दोनों से इनकी मांग करता है। ऐसी जानकारी मिलती है कि अजातशत्रु की पत्नी पद्मावती अजातशत्रु से मांग करती है कि मेरे को 18 लड़ियों का हार और सचेनक नामक हाथी चाहिए। तो उसकी वजह से, पत्नी की मांग की वजह से इन दोनों पे दबाव बनाना शुरू किया अजातशत्रु ने। तो हल और बेहल अजातशत्रु से डर के, अजातशत्रु से घबरा के और दोनों अपने नाना चेटक के यहाँ चले जाते हैं। चेटक इन्हें इनकी रक्षा करने का वचन देता है। तो इसकी वजह से वजी और मगध के मध्य शत्रुता बढ़ने लगती है। इनमें आपसी संबंध हैं वो खराब होने लगते हैं। अब अजातशत्रु है वो किसी भी तरीके से वजी को जीतना चाहता था। तो जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य की अपन बात करते हैं, दोनों साहित्यों में अलग अलग रोचक जानकारियाँ मिलती है। जैन ग्रंथ निश्यावली सूत्र में यह जानकारी मिलती है, कहानी मिलती है, उस कहानी में ये हल और बेहल की जानकारी मिलती है। जबकि बौद्ध साहित्य में यह जानकारी मिलती है कि गंगा घाटी का जो क्षेत्र था उस पे मगध और वजी दोनों का अधिकार था और वहाँ पे एक रत्नों की खान मिली, जिसके बंटवारे को लेके दोनों के मध्य विवाद हुआ। और बाद में अजातशत्रु ने अपने दो मुख्य जो मंत्री थे, वृषकार व सुनीड, इन दोनों के माध्यम से एक छद्म नाटक करके और वजी जो संघ है उसमें आपसी फूट डाल के वजी को पराजित किया और वजी का विलय है वो मगध में अजातशत्रु ने कर लिया। ये दो अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों, कारण जो भी रहा होगा, लेकिन अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के दौरान वजी संघ का विलय मगध में किया। इस प्रकार अपन देखते हैं इस विजय के बाद मगध का विस्तार उत्तर की तरफ हिमालय की तराई तक हो जाता है और एक छोटा सा जो मगध महाजनपद था वो एक बड़े राज्य में परिवर्तित होने लगता है। इसके बाद अपन अजातशत्रु के शासनकाल की बात करते हैं। तो अजातशत्रु के शासनकाल की एक मुख्य जो घटना है वो है बौद्ध धर्म के संस्थापक के महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण होना। अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध है, उसका महापरिनिर्वाण या उनकी मृत्यु किस मगध शासक के शासनकाल में हुई? तो कौन सा शासक होगा यहाँ पे? अजातशत्रु। अगर यही प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं
कि बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध किस मगध शासक के समकालीन था, तो वहाँ पे अपने को अजातशत्रु न करके बिंबिसार करना है। क्योंकि अपन देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था और मगध के शासकों की अपन बात करते हैं तो इस काल में अपन देखते हैं बिंबिसार का जो राज्यारोहण 544 बीसी में होता है, तो मगध के जो शासक हैं उनकी अपन बात करते हैं। महात्मा बुद्ध का समकालीन कौन सा शासक होगा, यहाँ पे बिंबिसार। अगर बिंबिसार नहीं मिलता है ऑप्शन में, तब वहाँ पे अपने को अजातशत्रु करना है। तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के कुछ समय बाद ही अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। तो यह भी अजातशत्रु के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण और प्रमुख घटना है। इससे संबंधित प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विभिन्न जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहला बौद्ध सम्मेलन है वो किस मगध शासक के शासनकाल में हुआ था, तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु के शासनकाल में। अब अजातशत्रु के बारे में भी ये जानकारी मिलती है कि अजातशत्रु को भी उसके पुत्र उदयन ने उसकी वृद्धावस्था के समय बंदी बना लिया और बंदी बना के उसकी हत्या करके और मगध का राज सिंहासन प्राप्त कर लिया था। तो अगला जो शासक होगा वो होगा उदयन। हर्यक वंश का तीसरा शासक होगा उदयन या उदयन भद्र भी इसका नाम मिलता है। इसके शासनकाल की अपन बात करते हैं 461 बीसी से। कुछ जो किताबें हैं उनमें 445 मिलता है और कुछ किताबों में 444 बीसी भी मिलता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदयन का शासनकाल है 461 बीसी से 445 बीसी तक। उदयन के शासनकाल की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो ये है कि उदयन के शासनकाल में मगध की राजधानी परिवर्तित होती है। पहले मगध की राजधानी राजगृह थी, अब उदयन ने राजगृह की जगह एक नया नगर बसाया, पाटलिपुत्र। गंगा और सोन नदियों के संगम, गंगा और सोन नदियों का संगम जहाँ पे होता है वहाँ पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। और ऐसी जानकारी मिलती है कि उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना या पाटलिपुत्र नामक जो नगर है वो अपने शासनकाल के चौथे वर्ष में बसाया था। तो यहाँ पे अगर इस तिथि के हिसाब से अपन देखते हैं तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना या पाटलिपुत्र नगर कब बसाया गया था? 457 बीसी में। और थोड़े से समय को छोड़ के बाकी आगे अपन देखते हैं गुप्त राजवंश तक। लगभग जो प्राचीन काल का अधिकांश समय है उसमें भारतीय राजनीति का जो केंद्र है वो कहाँ रहता है? आगे के संपूर्ण पीरियड में इसी पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द देखने को मिलता है। तो एग्जाम में यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बनता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी या कौन से राजवंश के किस शासक ने की थी? तो हर्यक वंश का तीसरा जो शासक था या अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन, उसने 457 बीसी में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अब एक प्रश्न ये भी बनता है कि पाटलिपुत्र नगर कौन सी दो नदियों के संगम पे बसा हुआ या बसाया गया था? तो कौन सी नदियाँ? गंगा और सोम नदियों के संगम पे ये नगर बसा हुआ है। दोस्तों वर्तमान में अपन बात करते हैं तो बिहार की जो राजधानी है पटना, यहीं पे
प्राचीन काल में ये पाटलिपुत्र नामक नगर था। पटना के पास बुलंदीबाग और कुमरहार नामक स्थान से चंद्रगुप्त मौर्य के जो लकड़ी के महल हैं उनके अवशेष मिले हैं। तो यही जो पटना है ये पहले किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से, जो कि गंगा और सोन नदियों के तट पे बसा हुआ है। तो उदयन के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यही है। दूसरा एक प्रश्न तो उसे अपन नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे अपन देखते हैं उदयन की एक और उपलब्धि यह थी कि उदयन ने अपने शासनकाल के दौरान मगध का विस्तार नहीं किया तो उसकी क्षति भी नहीं होने दी। जो राज्य उसको अपने पिता से मिला था उसको इसने सुरक्षित रखा। उदयन के बाद ऐसी जानकारी मिलती है कि हर्यक वंश में कुछ और शासक होते हैं। 445 बीसी से 412 बीसी तक कुछ शासकों के नाम मिलते हैं। उनमें अनिरुद्ध, मुंडक और नागदाशक प्रमुख हैं। अब इन शासकों का क्या शासनकाल था, क्या उपलब्धि थी, ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इनकी कोई ज़्यादा बड़ी उपलब्धियां नहीं हैं। ये कमज़ोर और दुर्बल शासक थे, तो ज़्यादा समय तक इनका शासनकाल भी नहीं रहता है और इनके शासनकाल की अधिक जानकारी भी नहीं मिलती है। अब यहाँ पे बस एक छोटा सा प्रश्न बनता है जो कि ध्यान में रखना है कि हर्यक वंश का प्रथम जो शासक था बिंबिसार था, तो अंतिम शासक कौन था? नागदाशक। अब नागदाशक का यह जनता में अलोकप्रिय शासक था, कमज़ोर ये शासक था। तो इसकी कमजोरी का फायदा काशी का जो अमात्य था शिशुनाग या शेषुनाग भी कई किताबों में मिल जाएगा आपको। तो काशी का जो अमात्य है शेषुनाग, यह अंतिम हर्यक वंश के शासक नागदाशक की हत्या करके और मगध का राज सिंहासन प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार दोस्तों 412 ईसा पूर्व में मगध में एक नवीन राजवंश की स्थापना शिशुनाग करता है, जिसे इतिहास में शिशुनाग राजवंश के नाम से ही जाना जाता है। तो अगला जो राजवंश है जिसका मगध के उत्कर्ष में योगदान था वो कौन सा होगा? शिशुनाग राजवंश। शिशुनाग राजवंश 412 बीसी से 344 बीसी तक मगध में किनका शासन रहता है? शिशुनाग राजवंश का। इस राजवंश का पहला जो शासक है शिशुनाग, यह भी शक्तिशाली, योग्य, महत्वाकांक्षी शासक था और यह भी मगध के विस्तार के लिए काफ़ी प्रयास करता है और उसमें इसे सफलता भी मिलती है। शिशुनाग के शासनकाल की अपन बात करते हैं। 412 बीसी से 393 बीसी तक इसका शासनकाल मगध में रहा। इसने अपने शासनकाल के दौरान एक बदलाव किया। उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, वो इसे पसंद नहीं आया और इसने एक बार पुनः मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की जगह राजगृह को बनाया। वापस ये अपनी राजधानी कहाँ ले गया? राजगृह ले गया।
अब कुछ किताबों में यह भी जानकारी मिलती है कि शिशुनाग के समय मगध की राजधानी कहाँ थी, वैशाली भी मिलती है। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें तो शिशुनाग अपनी राजधानी पुनः राजगृह ले जाता है और वैशाली को अपने राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित ये करता है। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न बनता है कि शिशुनाग के समय मगध की राजधानी या मगध की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ थी, वैशाली। अब इस समय पीछे अपन ने बात की थी महाजनपदों की कि सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद थे उनमें मगध और अवंती दोनों ही बाकी महाजनपदों से अधिक शक्तिशाली थे। और ये दोनों ही क्या चाह रहे थे कि संपूर्ण जो महाजनपद हैं उनको अपने अंदर विलीन किया जाए, उन पे अधिकार किया जाए। तो इसको लेके काफ़ी समय तक दोनों के मध्य कुछ कूटनीतिक संबंध स्थापित होते हैं, जिनकी वजह से इनमें युद्ध नहीं होता। लेकिन शिशुनाग के समय तक अपन देखते हैं मगध की राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो जाती है और इस समय मगध है वो अवंती से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो दोनों के मध्य संघर्ष होता है, अवंती और मगध के मध्य। किसके शासनकाल में, शिशुनाग के शासनकाल में। अवंती का नाम आपने सुना होगा मध्यकाल में या मुस्लिम काल में, जिसे अपन मालवा के नाम से जानते थे। मध्य प्रदेश और आसपास का जो क्षेत्र है वो अवंती महाजनपद में आता था, जिसकी राजधानी उज्जैनी, जो कि भारत का फेमस नगर रहा है, विद्वानों का नगर भी जिसे अपन कह सकते हैं। कालिदास उसी नगर से आते थे और भी कई विद्वान वहाँ से हुए हैं। बाहुबली जो हिंदी पिक्चर है उसमें आपने नाम सुना होगा या देखा होगा, उसमें माहिष्मती। तो ये जो माहिष्मती थी यह अवंती की दूसरी राजधानी थी। अवंती है उसकी भी शिशुनाग के समय जैसे मगध की दो राजधानी है वैसे ही दो राजधानी थी, पहली उज्जैनी और दूसरी माहिष्मती। तो यहाँ पे अपन देखते हैं शिशुनाग का समकालीन जो शासक है अवंती का, वह था अवंती वर्धन। अवंती वर्धन और शिशुनाग के मध्य युद्ध होता है, जिसमें अवंती वर्धन पराजित होता है और पराजित अवंती वर्धन को करके शिशुनाग अवंती का विलय मगध में कर लेता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि छोटा सा जो मगध राज्य था, छोटा सा मगध जो महाजनपद था, वो शिशुनाग के शासनकाल तक आते आते हिमालय की तराई से लेके और पश्चिम में सौराष्ट्र तक का जो क्षेत्र है और यहाँ पे नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ हैं वहाँ तक विस्तृत हो जाता है। लगभग उत्तर भारत में मगध का विस्तार हो जाता है। शिशुनाग वंश का दूसरा जो शासक था कालाशोक या काकवर्ण था। कालाशोक या काकवर्ण के शासनकाल की कोई अधिक उपलब्धियां नहीं हैं, कोई अधिक जानकारियां नहीं हैं। इसके शासनकाल की एक घटना अपने को याद रखनी है। इसके शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में दूसरा बौद्ध सम्मेलन है, उसका आयोजन वैशाली में हुआ था। तो यहाँ से एक यही प्रश्न इससे संबंधित बनता है कि दूसरा बौद्ध सम्मेलन किस मगध शासक के शासनकाल में हुआ था, तो कौन सा होगा, कालाशोक या काकवर्ण। इसके शासनकाल की अपन बात करते हैं तो इसका शासनकाल 493 BC से 393 BC से 366 BC तक इसका शासनकाल रहा। इसके शासनकाल की दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि कालाशोक एक बार पुनः मगध की राजधानी
राजगृह से कहाँ ले आता है? पाटलिपुत्र। और यहीं से फिर गुप्तों तक अपन देखते हैं मगध की राजधानी कहाँ रहती है? इसी पाटलिपुत्र में रहती है। आगे का जो काल होगा लगभग 600-700 साल तक भारतीय राजनीति का जो केंद्र है या भारतीय राजनीति की जो धुरी है वो इसी पाटलिपुत्र नगर के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है अपने को। इसके बाद ऐसी जानकारी मिलती है कि कालाशोक के 10 पुत्रों ने मिलके 344 ईसा पूर्व तक मगध में शासन किया था। अब मगध का अगला जो राजवंश है, तीसरा जो राजवंश है, नंद राजवंश। नंद राजवंश के शासनकाल की अपन बात करते हैं तो नंद राजवंश का शासनकाल 344 बीसी से 322 बीसी तक रहता है। इस दौरान अलग अलग जो साहित्यिक स्रोत हैं उनमें अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं। कुछ साहित्यिक स्रोतों में ये जानकारी मिलती है कि इस राजवंश के दौरान कई शासकों ने शासन किया था। कितने शासकों ने शासन किया इसकी कोई निश्चित जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन जो हिंदू साहित्य है जिसमें पुराण मुख्य रूप से सम्मिलित हैं, पुराण, जैन और बौद्ध साहित्य की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे 2 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला जो शासक है महापद्म नंद। अब उसका शासनकाल कब से कब तक रहा इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। और दूसरा जो शासक होगा नंदवंश का, वो होगा घनानंद या धनानंद। इलाहाबाद प्रकाशन की जो पुस्तकें हैं उनमें अधिकतर घनानंद मिलता है और बाकी में धनानंद भी इसका नाम मिलता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। अब यहाँ से जैन धर्म से संबंधित एक प्रश्न भी बनता है कि जैन धर्म को राजकीय संरक्षण निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिया? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, 4 ऑप्शन मिल गए, जैसे बृहदर्थ वंश है, हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है और नंद वंश है। तो कौन सा होगा? नंद वंश। ऐसी मान्यता है या ऐसा माना जाता है कि नंद वंश के जो शासक हैं उन्होंने जैन धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया था। महापद्म नंद है, इसका नाम उग्रसेन भी मिलता है, जबकि धनानंद है इसका नाम यूनानी साहित्य में अगरमीज मिलता है। ऐसी जानकारी मिलती है यूनानी साहित्य में कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक अगरमीज था। तो ये भी 2 छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं कि महापद्म नंद का दूसरा नाम क्या था? उग्रसेन। और धनानंद का दूसरा नाम क्या था? अगरमीज। यहाँ पे अपन देखते हैं महापद्म नंद है, ये पहला ऐसा शासक माना जाता है जो कि क्षत्रिय कुल से संबंधित नहीं था। इसे शूद्र या निम्न कुल से संबंधित माना जाता है। सर्व छत्रांतक नाम की उपाधि इसकी मिलती है, जिसका अर्थ है सब क्षत्रियों का नाश करने वाला, जिसकी वजह से महापद्म नंद की तुलना परशुराम से की जाती है। तो इस उपाधि के आधार पे भी ये माना जाता है कि महापद्म नंद है यह निम्न कुल का था। तो यहाँ पे नंदवंश के दौरान अपन देखते हैं कि एक पहले जो धारणा थी कि शासन सिर्फ क्षत्रिय ही चला सकते हैं वो बदलती है और यहाँ पे उच्च कुल की जगह निम्न कुल के हाथ में सत्ता आती है। धनानंद से संबंधित प्रश्न ये बनता है कि
सिकंदर के आक्रमण के समय यूनानी शासक सिकंदर ने जब 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण किया था, उस समय मगध का शासक कौन था? तो कौन था? धनानंद या घनानंद या फिर अगरमेज। सिकंदर का समकालीन भारत का शासक कौन होगा? धनानंद। इनके समय, नंदों के समय अपन देखते हैं। पहले अपन बात करते हैं तो मगध का जो विस्तार है वो अपने को देखने को मिलता है उत्तर और पश्चिम की तरफ, लेकिन नंदों के समय मगध का विस्तार कलिंग क्षेत्र में होता है, यानी दक्षिण पूर्व में मगध का विस्तार होता है। और मगध जो राज्य है वो एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित होता है। किस राजवंश के समय? नंद राजवंश के समय। कलिंग पे मगध का अधिकार था या नहीं, इसकी जानकारी हमें मिलती है कलिंग में स्थित हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो कि कलिंग नरेश खारवेल के समय का है, उसमें यह जानकारी मिलती है कि उससे 300 वर्ष पहले राजा नंद यहाँ आया था और यहाँ पे उसने एक नहर का निर्माण करवाया और यहाँ से जिनकी मूर्ति वो ले गया अपने साथ। तो इससे दो जानकारी अपने को मिलती है। एक जानकारी तो ये मिलती है कि कलिंग का जो विलय है वो मगध में किसने किया? नंदों ने। यानी मगध का विस्तार दक्षिण पूर्व में किनके समय हुआ? नंदों के समय। कलिंग है वर्तमान में जो उड़ीसा का क्षेत्र है, इसको प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता था। दूसरा क्या है, अब जिनकी मूर्ति क्यों लेके गया यहाँ से राजा नंद? क्योंकि वो जेंद्रम को मानने वाला था, जेंद्रम का उपासक था। तीसरा प्रश्न यहाँ से एक ये भी है कि भारत का ऐसा पहला अभिलेख कौन सा है जिसमें नहर निर्माण की जानकारी मिलती है? तो वो कौन सा होगा? हाथी गुफा अभिलेख। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हर्यक वंश के समय मगध के विस्तार की जो शुरुआत हुई थी वो नंदों के समय तक आते आते अपन देखते हैं लगभग उत्तर भारत में मगध का विस्तार हो जाता है और मगध एक साम्राज्य के रूप में सर्वप्रथम स्थापित हो जाता है। अगला जो राजवंश होगा वो प्राचीन काल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश होगा, मौर्य राजवंश। तो ऐसी जानकारियां मिलती हैं कि नंदवंश का जो शासक था धनानंद या घनानंद, वह जनता में अलोकप्रिय था, जनता में बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं था। इसके नाम से पता चलता है धनानंद की अपार धन संपदा इसके पास थी। इसने जनता पे अत्यधिक टैक्स लगाए जिससे जनता का शोषण हुआ और यह आर्थिक रूप से संपन्न हुआ, जिसकी वजह से जनता में ये काफ़ी लोकप्रिय था और जनता इससे छुटकारा पाना चाह रही थी। इसके शासनकाल का जो अंतिम समय है, उस समय कुछ ऐसे परिवर्तन या कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य उठाते हैं और मगध में एक नवीन राजवंश की स्थापना करते हैं, जिसे इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 184 या 185 ईसा पूर्व तक मगध में मौर्य वंश का शासन रहता है। प्राचीन काल के इतिहास में यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद दोस्तों। अगला जो अपना वीडियो होगा वो मौर्य राजवंश से संबंधित होगा।